हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर वाटर। वाटर का मतलब पानी। तो इस चैप्टर में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से हमें पानी मिलता है, कैसे मिलता है और कितना पानी है जितना जो हम पी सकते हैं, और हम कैसे पानी को बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। आपको सपोज करना है, मान लेना है कि अगर आपकी फैमिली को हर दिन का सिर्फ 1 बाल्टी पानी ही मिले सारे काम करने के लिए, और 1 हफ्ते के लिए अगर ऐसा चलता रहे, इमेजिन व्हाट वुड हैपन। सोचिए क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल, वॉश क्लोथ्स, और बात क्या आप खाना बना पाएंगे या बर्तन धो पाएंगे, फिर कपड़े धो पाएंगे या फिर नहा पाएंगे। तो इतना सारा काम आप 1 बकेट पानी से नहीं कर सकते हो। What are the other activities you would not be able to do? और क्या-क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाओगे। What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? और क्या होगा अगर हमें बहुत दिनों तक, एक लंबे पीरियड तक हमें पानी ना मिले। Apart from drinking, there are so many things, so many activities for which we use water. तो पीने के अलावा हम पानी का बहुत सारे और कामों में उपयोग करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? तो क्या आपको कोई आइडिया है कि हम एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं? देखो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू यूजेस ऑफ वाटर। नहाने में आप यूज करते हो, फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए यूज करते हो, और किसके लिए करते हो, सिंचाई वगैरह के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो घर की साफ सफाई करने के लिए। तो पानी का यूज आप बहुत सारे कामों में करते हो। हाउ मच वाटर डू वी यूज? तो हम कितना पानी यूज करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे। आपको क्या करना है, सारी वो एक्टिविटीज लिखनी है, उनकी लिस्ट बनानी है जिनमें आप पानी का यूज करते हो, और एक दिन की एक्टिविटीज होनी चाहिए वो। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 14.1, और जो टेबल यहाँ ऊपर दी गई है उसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। ऐसी टेबल आप अपनी कॉपी पे भी बनाएंगे। थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेंबर्स। तो पूरे दिन में आपके द्वारा और आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा कितना पानी यूज किया गया, आपको वो लिस्ट बनानी है, वो भरना है टेबल में। यू मे यूज अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। आप मेजर करने के लिए, मापने के लिए क्या यूज कर सकते हो, आप मग यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अ ग्लास, ग्लास का यूज हो सकता है, बकेट का यूज हो सकता है, यानी कि बाल्टी का यूज कर सकते हो कि आपने कितना पानी यूज किया। यहाँ पे टेबल दे रखा है, टेबल है यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय योर फैमिली इन अ डे, यानी कि आपकी फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज करती है उसका एक एस्टिमेट यहाँ पे दिया गया है। देखो एग्जाम्पल फॉर ड्रिंकिंग, आप यहाँ पे लिखेंगे कितने मग्स में आप लिख सकते हो, ग्लासेस में लिख सकते हो, बकेट्स में लिख सकते हो, ठीक है। ब्रश करने में कितना यूज करते हो, बाथिंग में। आपको मेजर करने के लिए क्या लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 ग्लासेस लेंगे तो हर किसी के लिए आप क्या यूज करेंगे, ग्लास का यूज करेंगे। अगर हम मग्स लेंगे तो फिर मग का यूज करना है सबके लिए। अगर बकेट आप लिख रहे हो तो फिर आपको बकेट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग के लिए आप 1 बकेट यूज करो, ब्रशिंग के लिए आप हाफ बकेट यूज करो, तो इस तरह से आप लिखेंगे। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट्स वगैरह के लिए, क्लीनिंग फ्लोर, जो फर्श होता है उसकी साफ सफाई करने के लिए, एनी अदर, और दूसरे भी काम होते हैं जिसमें हमें पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टोटल वाटर यूज इन अ डे बाय अ फैमिली। आपको ऐड कर देना है कि कितना पानी आपकी फैमिली ने पूरे दिन में यूज किया। You have now a rough idea as to how much water your family uses in a day. तो इस तरह से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो फैमिली है एक दिन में कितना पानी यूज करती है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर पर्सनल क्लीननेस इन अ डे? तो क्या आप खुद के पर्सनल क्लीननेस के लिए कितना पानी यूज करते हो, आप ये एस्टिमेट कर सकते हो। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। और इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आप अपनी फैमिली के द्वारा एक साल में कितना पानी यूज किया जाता है वो भी मेजर करेंगे। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। फिर क्या करना है, जितना भी अमाउंट आया पानी का उसको डिवाइड करना है आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं।
This will give you an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. उससे क्या पता चल जाएगा आपको कि आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर एक साल में कितना पानी यूज करता है. Find the number of people that live in your village or town. और आपके गांव में आपके शहर में कितने लोग रहते हैं आपको पता करना है. You may now get an idea of the amount of water needed by your village or your town in a year. फिर आप क्या पता कर सकते हो आपका जो विलेज है या आपका जो टाउन है वो एक साल में कितना पानी यूज करता है. Bujo wonders whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? तो बूझो कह रहा है कि हमारी जो धरती है या हमारा जो देश है क्या हमारे देश के हर राज्य में या हर जगह सबको बराबर मात्रा में पानी मिलता है या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे लोगों को कम पानी मिलता है, प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है. तो अगर ऐसा है तो फिर वो लोग कैसे मैनेज करते हैं पानी को के लिए. You have listed a number of activities. आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई for which you use water, जिनमें आप पानी का यूज करते हो. Do you think our water requirement is limited to activities like this? We use wheat, rice, pulses, vegetables, many other food items every day. तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हम लिमिटेड अमाउंट में वाटर यूज करते हैं. फिर आपसे बोला जा रहा है कि हम व्हीट यानी कि गेहूं हो गया, चावल है, दाल, वेजिटेबल्स है और बहुत सारी फूड आइटम्स का यूज करते हैं एक दिन में. We know that some of the fibers that we use for making fabric from plants. और हम ऐसे फाइबर्स को भी जानते हैं that we use for making fabric come from plant, जिनका यूज हम फैब्रिक बनाने में करते हैं जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं. Is water not needed to grow these? तो क्या जो हम फल वगैरह खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और जो प्लांट होते हैं क्या उनको ग्रो करने के लिए पानी नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? तो पानी का एक और यूज क्या हो गया, सिंचाई करने के लिए हम पानी का यूज करते हैं. तो और भी यूजेस आपको सोचने हैं. वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज. तो इंडस्ट्रीज में जहाँ पे सामान वगैरह बनता है या कोई भी चीजें बनती है वहां पे भी पानी का यूज किया जाता है. So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. इसलिए हमें सिर्फ हमारी जो डेली की एक्टिविटीज हैं सुबह से लेके शाम तक हम जो भी करते हैं सिर्फ उसी में पानी नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी और चीजों में भी पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी पानी चाहिए. पहली wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. अच्छा, तो पहली आप सब कहना चाह रही है कि लगभग 2 ग्लास पानी चाहिए जब एक पेज बनता है. यानी जब जो पेपर मिल होती है वहां पर जब पेज कॉपीज बनाई जाती, पेजेस बनाए जाते हैं तो वहां पे एक पेज को बनाने के लिए लगभग 2 ग्लास पानी यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है. तो अब आप सोच सकते हैं अगर आप एक पेज वेस्ट करते हो तो आप क्या वेस्ट कर रहे हो. आप सिर्फ पेज वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पेज जिसका यूज पेज बनाने में किया जाता है वो भी वेस्ट कर रहे हो, साथ में पानी 2 ग्लास पानी भी आप वेस्ट कर रहे हो. Where do we get water from? फिर अब ठीक है हमने पानी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है पानी हम बहुत सारे कामों में यूज करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि पानी आखिर आता कहाँ से है. Where do you get the water that you use? जो पानी आप यूज करते हो वो आता कहाँ से है. Some of you may say we draw water from the river, spring, pond, वेल एंड हैंड पंप. तो आप लोग कहोगे कि कोई पानी नदी से लाता है, कोई झरने वगैरह से लाता है, कोई तालाब से लाता है, कोई कुएं से और कोई हैंड पंप से. सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. और कोई कहेगा हमें टैप्स जो नल वगैरह होते हैं वहां से मिलता है. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टैप्स में पानी आ रहा है आखिर वो आ कहाँ से रहा है. हैव यू हाँ. Water that we get from tap is also drawn from a lake or a river or a well. तो जो पानी नलों में आता है वो भी कहाँ से लिया जाता है, लेक से, रिवर से, वेल से. It is then supplied through a network of pipes. फिर उसके बाद जब वहां से ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है पानी नदियों से, तो फिर पाइप्स के द्वारा, पाइप्स का एक नेटवर्क सा जाल सा बिछा होता है, तो पाइप्स के द्वारा घर घर तक ये पानी फिर पहुंचाया जाता है. Each of us may be getting water into our home in different ways, but finally all of
all of us get water from the same sources such as ponds, lake, rivers and wells. तो हम लोगों में से सबके घरों में अलग अलग तरह से पानी आता है, लेकिन उस पानी का सोर्स तो एक ही है, जिससे पॉन्ड से पानी आ रहा है, लेक से, रिवर से, वेल से, यानी कि सोर्सेस सारे एक ही हैं। वी हैव डिस्कस सम ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर, तो हमने कुछ सोर्सेज डिस्कस किए। क्या क्या सोर्सेज हैं? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू दीज पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड वेल्स? ठीक है, सोर्सेज के बारे में हमें पता चल गया कि पानी के सोर्सेज क्या क्या हैं। पॉन्ड्स हो गए, लेक्स है, रिवर्स है, वेल्स है। अब इन पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वेल्स में पानी कहाँ से आता है? हमारे घरों में तो पानी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स वगैरह से आता है, लेकिन इन पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में कहाँ से पानी आता है? Pujo wants you to imagine a day in your life when the water supply through taps is not available. तो पूछो कह रहा है कि कोई एक दिन की कल्पना कीजिए जब आपके नलों में पानी ना आ रहा हो। So you have to fetch it from a far away place. फिर आपको कहाँ जाना पड़ता है? दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। Would you use the same amount of water as on any other day? तो क्या फिर उस दिन आप उतना ही पानी यूज करते हो जितना आप दूसरे दिनों में करते हो जब आपके घर में पानी इजीली आ जाता है? नहीं करेंगे आप उस दिन सोच समझ के पानी का यूज करेंगे। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर? तो हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग यानी किससे भरा है? पानी से भरा है। ठीक है, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके अधिकतर पार्ट्स में क्या है? पानी ही पानी है। फिर भी पानी की कमी कैसे हो रही है? मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशंस एंड सीज। और सारा का सारा पानी, अधिकतर पानी कहाँ है? जो समुद्र होते हैं वहां पे है, महासागर, सागर वगैरह में है। द वाटर इन द ओशन एंड सी हैज मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। और जो ओशंस और सीज में पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। आप समझ लीजिए कि नमक, वहाँ का पानी नमकीन होता है। द वाटर इज सलाइन, यानी कि खारा नमकीन होता है वहाँ का पानी। So it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. तो हम वो पानी को पी नहीं सकते क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा खारा होता है। You might have heard the famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798. तो एक पोएट थे, उन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी वाटर के लिए 1798 में। एस.टी. कोलरिज ने वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। उन्होंने लिखा था कि सब जगह पानी है, हर जगह पानी ही पानी है, पर पानी की पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारी जो अर्थ है उसका 2/3 पार्ट तो पानी से भरा है, लेकिन अधिकतर पानी क्या है? उसका सलाइन है, खारा है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। Here the poet had described the फ्लाइट ऑफ सेलर ऑन अ शिप लॉस्ट इन ओशन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो सेलर्स थे, जो जल यात्रा कर रहे थे, वो शिप में, उनकी जो शिप थी वो समुद्र में कहीं डूब गई थी या खो गई थी यात्रा करते समय। तो तब उन्हें पानी तो पानी था, सब जगह पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद उन्हें नहीं मिली। Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. तो ओशन से भी बहुत सारा पानी आता है जिसको हम पीते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सॉल्टी नहीं लगता। Many us live in places far away from the ocean. और हम में से बहुत से लोग ओशन से दूर रहते हैं। Does the water supply in these places also depend on the ocean? तो क्या यहाँ पे भी ओशन से ही पानी आता है? How does the ocean water reaches pond, lake, river and well which supplies us water? तो ये जो ओशन का पानी है वो पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वेल्स में कहाँ से आता है जो हमारे घरों तक फिर आता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज? और कैसे इन सोर्सेज में वाटर आता है जो सलाइन नहीं होता, जो फिर हमें खारा नहीं लगता। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल। तो ओशन क्या होता है? बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है जहाँ बहुत बहुत पानी होता है, महासागर कहते हैं हम जिसको। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो महासागर है उसका पानी सूर्य की जो किरणें पड़ती है तो गर्म होता है, भाप में बदलता है और ऊपर चला जाता है और फिर बारिश के रूप में वो नीचे आता है।
तो यही सब हम इस वाटर साइकिल में पढ़ेंगे। और जो बारिश का पानी फिर नीचे आता है वो पॉन्ड्स में, रिवर्स में और जहाँ से भी हम लेते हैं स्प्रिंग्स वगैरह में, वहाँ पे जमा हो जाता है या बहता है वहाँ पे। फिर हम उस पानी का यूज करते हैं जो अब हमें खारा नहीं लगता। तो इस तरह से ओशंस भी क्या कर रहे हैं, हमारी जो वाटर सप्लाई है उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, डिसअपेयरिंग ट्रिक का मतलब हुआ पानी जब गायब हो जाता है। तो कैसे गायब हो जाता है पानी? How many times have you noticed that water spilled on the floor dries up after some time? तो आपने देखा होगा कभी कभी पानी गिरा रहता है फ्लोर्स पे और कुछ समय बाद वो खुद ब खुद सूख जाता है। और बरसात के मौसम में आप देखते होंगे गड्ढों में पानी भर जाता है और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि पानी सारा का सारा वहां से गायब हो जाता है। तो कहाँ डिसअपेयर हो गया पानी, कहाँ गायब हो गया? द वाटर सीम्स टू बी डिसअपेयर, तो ऐसा लगता है पानी गायब हो गया। सिमिलरली वाटर डिसअपेयर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, वैसे ही जब आप पानी जो गीले कपड़े होते हैं वो सुखाते हो तो पानी गायब हो जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, गीले रोडों से, सड़कों से यानी कि रूफ टॉप्स जो हमारी छत होती है उनसे, एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपेयर आफ्टर द रेन्स, और बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ पर बारिश के बाद पानी धीरे धीरे खुद डिसअपेयर यानी गायब हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, तो ये पानी आखिर जाता कहाँ है? आपने चैप्टर क्लास 6 के चैप्टर 5 में पढ़ा है कि पानी और जो सॉल्ट होता है उसके सॉल्यूशन को हम कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब पानी और सॉल्ट का सॉल्यूशन था उसको हमने जब घोला था तो हमें सॉल्यूशन मिला था। फिर हमने जब उसको हीट किया था तो पानी सारा उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, बच जाता है क्या? सॉल्ट। द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड, तो इस तरह का हमें मिलता है कि सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है और नीचे में नमक मिल जाता है। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर, तो क्या होता है जब हीट मिलती है पानी को यानी कि गर्म पानी जब होता है तो धीरे धीरे क्या होता है वो भाप में बदल जाता है। We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it, और हमने जब एक्टिविटी की थी हमने ये भी देखा था कि जो वाटर वेपर है वो सॉल्ट को अपने साथ नहीं ले जाता है, यानी कि सॉल्ट को वो नीचे ही छोड़ देता है। Water vapor formed become a part of the air and cannot usually be seen, और वाटर वेपर जो होता है हमारी हवा में होता है, जनरली हम उसे देख नहीं पाते हैं। We also found that heating is essential to convert water into vapors, और हमने ये भी देखा था कि पानी को भाप में बदलने के लिए हीट करना जरूरी है, यानी कि अगर हम हीट करेंगे तभी पानी जो है वो किसमें बदल जाएगा? भाप, वेपर यानी कि वाष्प में बदल जाएगा। However, we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and other lands areas, तो हमने अपने roofs में, roads में, fields में और भी जगह देखा है कि पानी वेपर में बदल के उड़ जाता है। We also discussed on chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate, और हमने चैप्टर 5 जो था उसमें देखा था कि जो समुद्र होता है उससे हमें नमक मिलता है, लेकिन उसमें तो नमक वो तो पानी के साथ घुला हुआ होता है ना, तो कैसे हम निकालेंगे या कैसे सेपरेट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, पिट्स बनाए जाते हैं। तो और फिर धीरे धीरे सन की जो एनर्जी यानी कि हीट होती है उससे वो पानी एवोपरेट हो जाता है सारा और नीचे हमारा सॉल्ट बच जाता है। वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू एवोपरेट, तो आपसे पूछा गया है कि जो पानी है, जो समुद्र का पानी होता है वो उसे हीट कहाँ से मिलती है? इवेपोरेट, वाष्पित होने के लिए। तो कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सन, सूरज की रोशनी या सूरज की किरणों से उसे सारी हीट मिलती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड, तो समान एक जैसी प्लेट्स लेनी है, एक को आपको सनलाइट में रखना है, दूसरे को डार्क में छाया में रख देना है। नाउ पुट pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स में इक्वल अमाउंट में पानी डाल देंगे आप समान मात्रा में। यू कैन यूज अ कैप ऑफ अ बॉटल टू मेजर वाटर, बॉटल का जो ढक्कन है उसका यूज कर सकते हो आप। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, और ध्यान रहे कि पानी नीचे ना गिरे या बहे ना। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 50 मिनट, हर 15 मिनट के बाद प्लेट्स को देखते रहिए। डज द वाटर सीम टू डिसअपेयर, तो क्या पानी गायब होने लगता है?
फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, और कौन सी प्लेट से सबसे पहले गायब होगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस एवापोरेशन, तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, और किस प्लेट से सबसे जल्दी गायब होगा, जो हमने सनलाइट में रखी होगी। तो क्या सोर्स हो गया एवापोरेशन के लिए जो हीट मिली, उसके उसका सोर्स क्या हो गया, सन। तो सन से जो हीट मिलती है उसके कारण जो हमारा ओशंस में, सीज में, नदियों में, और जो गड्ढे वगैरह बन जाते हैं बरसात के मौसम में, छत में, रोड में, जो पानी होता है खुद ब खुद वो डिसअपेयर हो जाता है, इनकी इवेपोरेट हो जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम, तो दिन में सनलाइट फॉल्स ऑन दी वाटर इन ओशन, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स, तो सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है, ओशंस में पड़ती है, और जितनी भी वाटर बॉडीज है जैसे कि रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, यहाँ पे पड़ती है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट, फील्ड्स हैं, दूसरे जो जमीन है जहाँ पे पानी होगा वहां पे भी सनलाइट पड़ती है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर, तो जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर जो भी पानी होगा प्रेजेंट वो धीरे धीरे वेपर में, भाप में बदल जाता है। हाउएवर द सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो पानी में नमक घुला हुआ है वो पीछे छूट जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी सारा वेपर बन के उठ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट। In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the shade, though it could have taken more time। तो एक्टिविटी जब आप ये 2 एक्टिविटी करेंगे, सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, आप देखेंगे कि जो शेड में आपने प्लेट रखा हुआ था, छाया में जो प्लेट रखी हुई थी, उससे भी पानी एवेपोरेट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे एवेपोरेट हो रहा है, यानी कि ज्यादा टाइम वो ले रहा है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, क्या इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट, जो सन की जो हीट है वो यहाँ भी पहुंच रही है, यस। तो हाँ, सन की जो हीट है वो शेड में भी पहुंच रही है। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर अराउंड सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, तो दिन में क्या होता है, हमारे चारों ओर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, तो यही गर्म हवा क्या करती है, जो पानी छाया में होता है उसको इवेपोरेट कर देती है, इनकी वाष्पीकृत कर देती है। दस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर, इसलिए पानी का इवेपोरेशन हर जगह से होता है जहां पर भी पानी होता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, तो इस तरह से जो पानी है वो लगातार हवा में आता रहता है, मिलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाष्प की अवस्था में। However, evaporation of water is a slow process. जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, जो वाष्पीकरण की प्रोसेस है, वो एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे होती है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर, इसलिए हमें, अगर आप कभी बाल्टी में रख दोगे पानी धूप में, तो आप देखिए, आप ज्यादा उसे नोटिस नहीं करेंगे कि पानी कम हो रहा है, क्योंकि उसकी रेट बहुत कम होती है, स्लो होती है। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, सनलाइट में इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर, अगर आप बर्नर में हीट करेंगे पानी को, किसी फ्लेम में हीट करेंगे, गैस वगैरह में, आग वगैरह में, तो जो इवेपोरेशन रेट होगी और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर, तो ठीक है, हमने तो पढ़ा इवेपोरेशन के द्वारा पानी जो है वो हवा में चला जाता है, तो क्या और भी कोई प्रोसेस है हमारी अर्थ पे, क्या और भी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पानी हवा में चला जाता है वाष्प बन के। तो हाँ, एक और प्रोसेस होती है, वो होती है प्लांट्स के द्वारा, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। तो एक वही प्रोसेस है जिससे क्या होता है, प्लांट्स में जो एक्सेस पानी होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, एयर में चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड ग्रो वाटर टू ग्रो, तो हमें पता है कि प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है बढ़ने के लिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, तो हमें पता है कि जो पौधे होते हैं वो इस पानी का जो वो जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, उस पानी का यूज करते हैं फूड बनाने में, और जो पानी बच जाता है वो उनके अलग अलग पार्ट्स में आ जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर क्या होता है, जो ये ज्यादा मात्रा में पानी होता है जो हमें, जो प्लांट को नहीं चाहिए,
वो प्लांट पार्ट्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से कहाँ आ जाता है, एयर में आ जाता है। डू यू रिमेम्बर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? तो चैप्टर 7 में आपने एक्टिविटी 4 की थी कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वाटर वेपर इंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो अब हमें पता चल गया कि वाटर वेपर जो है, जो भाप है, वो हवा में कैसे आती है। एक तो प्रोसेस होती इवेपोरेशन के द्वारा और एक दूसरी प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ठीक है। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। तो क्या जो पानी इवेपोरेट हो गया या जो ट्रांसपिरेट हो गया, वो पानी फिर हमें कभी नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, वो पानी फिर से नीचे आ जाता है। हम देखेंगे कि कैसे आता है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? अब बादल कैसे बनते हैं? टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक ग्लास लेना है, आधा पानी भर लेना है उसमें। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। बाहर से उसको एक साफ सुथरे कपड़े से साफ कर लीजिए। एड सम आइस इनटू द वाटर। फिर क्या करना है आपको, पानी में कुछ आइस, बर्फ डाल लेनी है। वेट फॉर 1 or 2 minutes, 1-2 मिनट के लिए रुकिए। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। और फिर देखिए कि ग्लास जो है उसकी बाहर वाली जो सरफेस है, बाहर की जो सरफेस है, उस पर क्या चेंजेस हुए। फ्रॉम वेयर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बाहर की जो सरफेस है उस पे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई, पानी की बूंदा आ गई, ड्रॉप्स आ गई। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास? तो ग्लास का जो बाहरी सरफेस है, बाहरी जो सतह, वहां ये ड्रॉप्स कैसे आई? द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। तो क्या होगा, जो कोल्ड सरफेस होगा, यानी कि ग्लास की जो ठंडी सतह होगी, जो बर्फ के कारण ठंडी हुई है, तो उसने क्या किया, जो आसपास की हवा थी जिसमें हमारे वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, उसको ठंडा कर दिया। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। और जब वेपर ठंडा होता है फिर से वो पानी में बदल जाता है, और हमें पता है इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। पानी पहले तो क्या हुआ, पानी गर्म होकर वाष्प में बदलता है, भाप में बदलता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। और फिर जब वो भाप जो वाष्प होती है वो ठंडी होती है, फिर से किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। तो इस प्रोसेस को हमने कहा था कंडेंसेशन। तो क्या हुआ, जब हमने पानी में बर्फ डाला तो ये जो यहाँ था सरफेस था, ग्लास की जो सरफेस थी वो ठंडी हो गई। ठंडी होने के कारण आसपास जो वाटर वेपर था वो इसके अगर कांटेक्ट में आएगा तो वो भी ठंडी हो जाएगी और वो किस में बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। फिर से वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। तो हमने कंडेंसेशन की प्रोसेस पढ़ी है पहले चैप्टर 5 में। The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth. तो कंडेंसेशन की प्रोसेस जो होती है वो हमारी अर्थ में जो इवेपोरेटेड वाटर या हम कह सकते हैं वेपर जो होता है उसको वापस लाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हाउ डज इट हैपन? तो कैसे होता है ये सब? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट गेट्स कूलर। तो जैसे जैसे जो हवा होती है पृथ्वी की सरफेस से, जो अर्थ है उसकी सरफेस से ऊपर ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती जाती है। हवा में ही तो हमारे वाटर वेपर है। When the air moves us, तो जब हवा ऊपर जाती है it gets cooler and cooler, और ऊपर जाती रहेगी तो और भी ठंडी हो जाएगी। At sufficient heights the air becomes so cool that the water vapor present it condenses to form teeny drops of water called droplets। तो एक हाइट ऐसी आती है या जो वाटर जो हमारी एयर है जब वो ऊपर पहुंच जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो एयर है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें जो वाटर वेपर है वो फिर से किस में बदल जाता है, ठंडा होके पानी की बूंदों में बदल जाता है, ड्रॉप्स में बदल जाता है। इट इज दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपेयर टू अस एज क्लाउड। और वही जो है पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं जो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जिसको हम जो हमें क्लाउड जैसे दिखते हैं, बादल जैसे दिखते हैं। ठीक है, जो बादल बनाते हैं तो बादल किससे बनते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदों से बनते हैं। So it so happens that many droplets of water come together to form large sized cloud।
तो ऐसा होता है कि बहुत सारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो मिलकर क्या बनाती है, एक बड़े साइज का बादल बनाती है। Some drops of water became so heavy so that they begin to fall. और कुछ पानी की बूंदें तो इतनी भारी हो जाती है कि वो गिरना शुरू कर देती है, नीचे आना शुरू कर देती है। These falling water drops are what we call rain. और इन्हीं पानी की बूंदों को जो गिर रही होती है उनको हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्टॉर्म और स्नो, और कभी कभी तो क्या होता है, ये ओलाबारी और बर्फ के रूप में भी गिरती है नीचे। Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud and then comes to the ground as rain, hail और snow। तो इस तरह से जो वाटर होता है वेपर बन के कहाँ जाता है, एयर में जाता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की। फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो नीचे आता है वाटर के रूप में, यानी कि रेन वाटर के रूप में। बैक टू द ओशन, तो अब ओशन में वापस कैसे आता है पानी, ठीक है, बारिश तो हो गई लेकिन ओशन तक वो कैसे पहुंचता है। What happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth? तो उस पानी का क्या होता है जो बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में अलग अलग हिस्सों में गिरती है। Almost all land surfaces are above the level of ocean. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. तो हमें पता है जो हमारी जो अर्थ की सरफेस है यानी कि जो लैंड एरिया है वो पानी के एरिया, पानी जो है उससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। तो इस वजह से क्या होता है, पानी जब ऊपर से नीचे आएगा, लैंड में आएगा, फिर वो कहाँ जाता है, वो ओशंस की ओर बहता है। और ये बहुत तरह से होता है। स्नो इज द माउंटेन, स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। माउंटेन्स में जो बर्फ होती है वो पानी में बदल जाती है, फिर मेल्ट होके पिघल के, जैसे आपकी आइसक्रीम होती है ना, गर्मी के कारण किसमें बदल जाती है, फिर मेल्ट हो जाती है ना वो। तो वैसे ही जो स्नो है, अब धीरे धीरे उस पर गर्मी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो भी मेल्ट हो जाती है और पानी में बदल जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और यही पानी फिर कहाँ जाके मिलता है, स्ट्रीम्स में और झरनों में, धारों में मिलता है, नदियों में मिलता है। Some of the water that falls on land as rain also flows in form of river and stream। और जो बारिश का पानी होता है वो भी कहाँ मिलता है, रिवर्स में मिलता है, धाराओं में मिलता है, छोटे छोटे। Most of the rivers cover long distance on land and ultimately fall into a sea or an ocean। तो हमारी धरती में बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जो एक लंबी दूरी तय करती है और लास्ट में वो कहाँ जाके मिल जाती है, समुद्र में, महासागरों में, सागरों में जाके मिल जाती है। However, water of some rivers flow into lakes। और कभी-कभी कुछ नदियों का पानी कहाँ जाके मिल जाता है, जो झील होती है वहां पे जाके मिल जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बारिश का पानी होता है उससे लेक्स में भी पानी चला जाता है, पॉन्ड्स में भी पानी चला जाता है। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स अब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। और कभी कभी क्या होता है, जो रेन वाटर है उसका कुछ हिस्सा हमारी जो ग्राउंड है, जो धरती है, जो मिट्टी है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो मिट्टी में जाके गायब हो जाता है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration। ठीक है, और यही जो वाटर है वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा फिर से धरती पे लाया जाता है। The rest seeps into the ground। और बाकी सारा हमारे ग्राउंड में चला जाता है, जो सॉइल के द्वारा नीचे चला गया। Most of this water becomes available to us as ground water। तो जिसको हम किसके रूप में लेते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसके रूप में लेते हैं। तो ग्राउंड वाटर क्या हुआ, बारिश का पानी, बारिश का कुछ पानी जो होता है वो हमारे ग्राउंड में, लैंड में, सॉइल के अंदर चला जाता है, उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल। तो जो कुओं में पानी होता है वो भी किसके कारण होता है, वो भी कहाँ से आता है, जो ग्राउंड वाटर है ना, जो हमारे धरती के नीचे पानी है वहीं से आता है। और धरती के नीचे पानी कहाँ से आया, बारिश से ही तो आया। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। और बहुत सारी लेक्स में भी ग्राउंड वाटर से ही पानी आता है। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल हो गए, हैंड पंप्स हो गए, वहाँ जो पानी आता है वो भी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से।
The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig there to find this groundwater. तो क्या होगा, जिस जगह पे जितने ज्यादा हैंडपम्प ट्यूबवेल्स होंगे वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो कम, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वॉरिसम. तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. यूज तो ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं ना. तो ये क्या है, एक चिंता का विषय है हमारे लिए. पहली वॉन्ट्स टू शेयर कंसर्न with you in those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Follow. तो पहली आपसे कहना चाह रही है कि जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन का मतलब हुआ जहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली. पानी जो होता है बारिश का जल्दी जल्दी बह जाता है. फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ सॉइल अवे विद इट. और जो बहता हुआ पानी होता है वो अपने साथ जो मिट्टी की सबसे टॉप वाली लेयर होती है जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो भी अपने साथ ले जाती है. देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट. और बहुत सारी जो एरियाज है वहाँ पे जो लैंड है वो किससे कवर है, कंक्रीट से कवर है. दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ वाटर इन रेन वाटर इनटू द ग्राउंड व्हिच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. जो किसको प्रभावित करता है, हमारे जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जो भूमि का जल है जो जमीन के अंदर है उसको प्रभावित करता है, उसकी उपलब्धता को प्रभावित करता है. We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail और snow goes back to ocean. अब हमें पता चल गया कि जो पानी बारिश के रूप में और बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में नीचे आता है वो वापस कहाँ चला जाता है, ओशंस में चला जाता है. Thus, water from the ocean and the surface of earth goes into air as vapor. और फिर उसके बाद क्या होता है, ओशन से हमें बताया है जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज या कहीं पर भी वाटर है तो सन की जब उसे हीट मिलती है तो वो वेपर बन जाता है, वाष्प बन जाता है और फिर से वो हवा में चल जाता है. रिटर्न्स एज रेन. और फिर हवा में पता है ऊपर जाके ठंडी हो जाती है और वहां जाके फिर क्या होता है, जो ड्रॉप्स में बदल जाती है, बहुत सारी ड्रॉप्स मिलके एक क्लाउड बनाती है. और जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो नीचे पानी की बूंदों के रूप में बरसता है जिसको हम बारिश कहते हैं. तो इस तरह से पानी फिर से नीचे आ जाता है और इस तरह से एक साइकिल चलती है. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल. तो पानी का सर्कुलेशन, इस तरह से जब पानी का सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और ये जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है. ओशन से लैंड तक की जो प्रक्रिया है वाटर की, जो उसका सर्कुलेशन है वो हमेशा चलता रहता है, यानी कि वाटर साइकिल जो है वो हमेशा चलती रहती है. दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. जिस वजह से लैंड में पानी की सप्लाई मेंटेन रहती है, हमेशा बनी रहती है. अच्छा, अब क्या होगा जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली. The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place. तो amount of rainfall हो गया और समय हो गया कि कब बारिश होगी और कितने समय तक बारिश होगी और कितनी बारिश होगी, ये सब निर्भर किस पे करता है, ये स्थान पर निर्भर करता है, यानी कि हर जगह अलग अलग होती है. In some parts of the world it rains throughout the year while there are places where it rains only for a few days. तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर तो पूरे साल भर बारिश होती है लेकिन कहीं पर तो पूरे साल भी बारिश नहीं होती है. इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल occurs during the monsoon season. तो आपने देखा होगा हमारे देश में जो बारिश होती है अधिकतर कब होती है, जो मानसून आते हैं ना जब, तब होती है. रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. तो गर्मी के बाद जो बारिश होती है उससे बड़ा रिलीफ हमें मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है. द शोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून्स. तो हमारे देश में बहुत सारी जो फसलें होती है वो किस पे निर्भर करती है, मॉनसून्स पे निर्भर करती है. हाउएवर excess of rainfall may lead to many problems. लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. heavy rains may leads to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. तो जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो जो वाटर बॉडीज है, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स है, उसमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा. The water may then spread over large areas causing floods. जिससे क्या होगा, पानी फैल जाएगा, बड़े बड़े क्षेत्रों में फैल जाएगा, दूर दूर तक फैल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, फ्लड्स कहते हैं. The crop fields, forest,
विलेजेस एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, और सारा कुछ सब कुछ उस पानी में डूब सकता है। फसलें हो गई, फील्ड्स है, फॉरेस्ट है, विलेजेस है, पानी में डूब सकते हैं। इन अवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। तो हमारे देश में बहुत सारा डैमेज होता है फ्लड्स के कारण। क्या क्या डैमेज होता है? फसलों को नुकसान होता है, फसलों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी, घर वगैरह डूब जाते हैं, और कितने इंसान डूब जाते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर also गेट कैरिड अवे विद द वाटर। तो आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे एनिमल्स तो पानी के साथ बह जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। रेन also affect the animal living in the soil। क्या होता है जब पानी में के साथ बह जाएंगे तो फिर वो रुक जाते हैं, लैंड एरिया में कहीं दूर जाकर रुक जाते हैं, और जो फ्लड वाटर है वो कम हो जाता है, फिर वो हमें मरे हुए मिलते हैं। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। बारिश की वजह से जो मिट्टी में एनिमल्स रहते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। What happens if it does not rain for a long period? अब क्या होगा जब लंबे समय तक बारिश नहीं होगी? एक कंडीशन ऐसी होती है जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, और दूसरी कंडीशन ऐसी है जब लंबे समय तक बारिश ना हो। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर? क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी ऐसे जगह के बारे में जहां पर एक साल तक बारिश ना हो या उससे ज्यादा समय तक बारिश ना हो? द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो सॉइल में तो जो मिट्टी है या जो लैंड है वहां से तो पानी लगातार लूज होते रहेगा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, पर बारिश नहीं हो रही है तो पानी वापस कैसे आएगा? यानी कि वाटर साइकिल प्रॉपर्ली नहीं चलेगी। देन सॉइल बिकम्स ड्राई, तो जिस कारण जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई। और जो पानी है पॉन्ड्स में, कुओं में, वो भी उसका लेवल कम हो जाता है, कभी कभी तो वो सूख भी जाते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केर्स, दिस में लीड टू ड्रॉट। और जो भूमिगत पानी जल है वो भी सूख जाता है, और जिस कारण क्या हो सकता है? सूखा पड़ सकता है। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। तो सूखे की कंडीशन में जब सूखा पड़ जाता है किसी जगह में तो वहां ना भोजन होगा, ना चारा होगा, कुछ भी ना हो पाएगा। यू माइट हैव heard about droughts occurring in some parts of our country or the world। तो आपने बहुत सारे जगहों में सुना होगा, जगहों के बारे में, हमारे देश में, दुनिया की में ऐसी जगह होती है जहाँ पे ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं, और उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ की पॉपुलेशन को, जनता को फेस करनी होती है, वो सब आपने सुना होगा। आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज? तो ऐसी जगहों में जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं? व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशन? तो इस कंडीशन में वहाँ के एनिमल्स और वहाँ की वेजिटेशन, यानी कि जो वेजिटेशन का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, हरियाली वगैरह, उसका क्या होता है? तो वो सब भी सूख जाएंगे, और एनिमल जो होगा पानी की कमी के कारण वो भी मर जाएंगे। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टेकिंग योर पेरेंट्स एंड नाइबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट। तो आपको अपने पेरेंट्स से और नाइबर से बात करके, टॉक करके ये सब पता करना है फ्रॉम न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मैगजीन्स में देखा होगा। अब आता है नेक्स्ट कि कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इट इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका थोड़ा ही अमाउंट हम पी सकते हैं, यानी कि पीने के लिए कुछ ही पानी हमारे लिए अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। हमें पता है कि ओशन में तो बहुत सारा पानी है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खारा है। When the level of groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore। तो जब ग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम होता जाता है तो उसको फिर हम यूज नहीं कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेज।
हमारी जो अर्थ है उसमें जो टोटल अमाउंट है पानी का वो तो बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि साइकिल हमेशा चलती रहती है, लेकिन यूजेबल जो वाटर है जिसका हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए वो कम हो जाता है। द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। आपको पता है पानी की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है जनसंख्या का बढ़ना। तो लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उनको पानी भी तो चाहिए होगा। इसका मतलब है कि डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पानी लेने के लिए एक लंबी सी लाइन लगी रहती है, देखा होगा आपने। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। और क्या होता है, इंडस्ट्रीज के द्वारा भी बहुत सारा पानी यूज किया जाता है प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग के लिए और और भी चीजें बनाने के लिए, और फूड प्रोडक्शन में भी बहुत सारा पानी यूज होता है। These factories are leading, these factors are leading टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से जो वर्ल्ड है यानी कि जो दुनिया है उसके कई हिस्सों में पानी की कमी हो रही है। Hence, it is very important that the water is used carefully। इस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी का उपयोग सोच समझ के करें। We should take care not to waste water। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी का वेस्ट ना करें। अब कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसको हम कैसे हार्वेस्ट यानी कि स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि फ्री का है तो कर सकते हैं हम इसको स्टोर। On way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use। तो जैसे हमें पता है कि पानी जो है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको हम यूज कर सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर इन द वेज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से पानी को जब हम कलेक्ट करते हैं, बारिश का पानी जो कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो ये कहाँ से मिला? कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहाँ भी गिरता है वहां से पकड़ लो, उठा लो, फ्री का है, कहीं से भी उठा लो। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? उस पानी का क्या होता है जो कंक्रीट रोड यानी कि सड़कों से बिल्डिंग से कवर रहता है? इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इजंट इट। तो ये कहाँ जाके जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वहां चला जाता है, ड्रेन्स में चला जाता है इस तरह से। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर और लेक्स। फिर क्या होता है, वो लेक्स और रिवर्स में चला जाता है which could be far away। A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground। तो अगर वो ड्रेन्स के द्वारा जो क्या होता है, जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं या हम कह सकते हैं मिट्टी के द्वारा कहाँ चला जाता है, सॉइल्स वगैरह, सॉइल के द्वारा कहाँ चला जाता है, लेक्स में, रिवर्स में चला जाता है, तो वापस हम उसको लाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। Here two techniques of rainwater harvesting are discussed। तो दो टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं इसको। एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि छत में जो पानी आएगा बारिश का उसको कैसे हार्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। तो कभी कभी क्या होता है, जो आपके रोड साइड में या सड़कों में या फिर मैदान में, आपके फील्ड वगैरह में, आपके गार्डन में जो ड्रेन्स होते हैं वहां से पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर हम पाइप के थ्रू उसको, मोटर के थ्रू हम उसको अपने टैप्स में ला सकते हैं। तो रूफ वाटर रेन का कैसे हार्वेस्ट करेंगे? इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप और टू द स्टोरेज टैंक। तो इसमें क्या होता है, जो रूफ में होता है इनकी छत में जो बारिश का पानी आएगा उसको पाइप्स के थ्रू जो ग्राउंड्स में टैंक्स बनाए जाते हैं वहां पे स्टोर कर लिया जाता है। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ। इसमें हो सकता है मिट्टी भी हो जो छत से आई होगी एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज। और उसको फिल्टर करने की तो जरूरत ही होगी। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। तो अलग अलग टैंक्स में हम यूज वाटर को कलेक्ट करने से अच्छा है कि पाइप्स हम कनेक्ट करें
और एक किसी बड़े से ग्राउंड में टैंक गड्ढा बना के वहाँ हम पानी को स्टोर कर लें। दिस देन स्टेप सीव्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उस भूमिगत जल की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी, उसका लेवल फिर से बढ़ जाएगा। तो दूसरा तो वही था कि डायरेक्टली कहाँ चला जाए, डायरेक्टली भूमि में चला जाए, जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाए। तो इस तरह से जो वाटर पानी है, रेन का पानी यानी कि रेन वाटर है, उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्लाउड्स के बारे में पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, ड्रॉट सूखा, इवेपोरेशन, फ्लड, और ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा, हेल, ओशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्नो, वाटर वेपर एंड वाटर साइकिल। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो पानी जो है जीवन के लिए क्या है, एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और वाटर वेपर जो है, जो वाष्प है, वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा हमारी हवा में मिल जाता है। द वाटर वेपर in the air condenses to form teeny droplets of water which appear as clouds. Many tiny water droplets come together and fall down as rain, snow or hail. तो वहाँ पे क्या होता है, जब हवा जो है गर्म होके ऊपर उठती है और ऊपर हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। हवा में ही तो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, और वो भी ठंडे हो जाते हैं, जिस कारण जो वाटर वेपर है ठंडी होने से किस में बदल जाती है, फिर से वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती है, और बहुत सारी ड्रॉप्स मिलके क्लाउड बनाती हैं। और जब क्लाउड बहुत भारी हो जाता है तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरती है, और इसी को हमने कहा था वाटर साइकिल। रेन, हेल, स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल एंड सॉइल। तो बारिश के द्वारा, जो ओले पड़ते हैं उसके द्वारा, बर्फ के द्वारा, फिर जो वाटर बॉडीज है जैसे नदियां हैं, झरने और पॉन्ड्स वगैरह, वहां फिर से पानी आ जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो सर्कुलेशन हो रहा है जहाँ पे ओशन और लैंड के बीच में पानी का, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। और ये कैसे हो रहा है, हमने यहाँ पे देखा था, excessive rains may cause floods while lack of it for long period may cause drought। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उस वजह से बाढ़ आ सकती है, और जब पानी कम होता है, इनकी बारिश कम होगी तो सूखा पड़ जाता है। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। The amount of usable water on earth is limited, so it need to be used carefully। हमारी अर्थ में यूजेबल पानी जो है, यूजेबल वाटर जो है, उसका अमाउंट बहुत ही कम है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम सोच समझ के पानी का यूज़ करें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।